गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से कोडिंग सीखना चाहते हो तो मैं चाहूंगी कि इस टॉपिक को आप मिस मत करो। तो बात कर लेते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को समझने से पहले सबसे पहले एक चीज बता रही हूं आपको, जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लेके रखी है। ये हमारा वो प्रोग्राम है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, सम ऑफ टू नंबर्स। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई, देन हमने हमारा मेन लगाया, देन टू इंटीजर नंबर्स को हमने डिक्लेयर किया, इंट ए इंट बी, और एड एंटर ए एंड बी। देन इनपुट फंक्शन लगा के हमने उनको इनपुट कराया, फिर ऐड किया दोनों को, फिर उनको प्रिंट कराया। तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, हमने एक सीक्वेंस दी है। ऑल स्टेटमेंट्स हमारी उस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, देन ये, देन ये, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। ऐसे नहीं है कि यहां से किसी भी लाइन से जंप करके हम किसी और लाइन पर जा सकते हैं। इसमें एक सीक्वेंस फॉलो की गई है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप किसी लाइन को पहले एग्जीक्यूट करो, किसी को बाद में एग्जीक्यूट करो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर डाटा, फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। हमारे पास मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं। हो सकता है हमारा ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए और मुझे 4 या 5 वीडियो में इसको कवर करना पड़े। तो अगर आप अच्छे तरीके से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स सीखना चाहते हो तो मेरे साथ सभी वीडियोज में बने रहें। हम इनका प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ करते जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज आपकी मिस हो। मैं पूरी डिटेल में आपको हर एक बारीक से बारीक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज हम बात करेंगे इफ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले देख लें, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं: डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है, वो स्टेटमेंट जिसमें हम कोई डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। हमारे पास कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन के बेस पर हम डिसीजन लेंगे, उनको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने क्लास में 90% मार्क्स लिए। मैंने बोल दिया कि जिसने 90% मार्क्स लिए हैं वो पर्सन बीटेक में एडमिशन ले सकता है। तो मेरे पास कंडीशन क्या है, मार्क्स क्या होने चाहिए, अबव 90%, देन वो एडमिशन ले सकता है बीटेक में। तो उस कंडीशन के बेस पर डिसीजन लिया गया। इनको क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। दीज आर यूज्ड टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। आज हम ओनली इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। आज हम इसका थ्योरी पार्ट करेंगे, नेक्स्ट कल को हम इसके प्रोग्राम करेंगे। इफ इज कॉल्ड सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसको हम सिंपल इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। आपको हर एक चीज का सिंटैक्स ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, कैसे लगाना है आपको। इफ के अंदर हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। यहां पर कंडीशन का मतलब क्या है, आप कोई वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, आप कोई टेक्स्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हो, और आप कोई कंडीशन भी लगा सकते हो। कंडीशन लगाने के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। हमने ऑपरेटर्स के बारे में पहले पढ़ रखा है। अगर आप ऑपरेटर सीखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो। इफ कंडीशन, देन ये हमने ब्लॉक बनाया है, इसके अंदर क्या होंगी, स्टेटमेंट्स।
अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होती है देन हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अगर हमारी ट्रू होती है कंडीशन तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देन एग्जीक्यूट जरूर होगी। मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट ने तो एग्जीक्यूट होना ही है, चाहे वो कोई भी स्टेटमेंट हो, वेदर इट इज कोई प्रिंट एफ, वेदर इट इज स्कैन एफ, वेदर इट इज गेट सी एच, एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो देखें इन अबव एग्जाम्पल, फर्स्ट इफ कंडीशन इज चेकर्ड, इफ इट इज ट्रू then statement block will be executed. If it is false, control will come out of block. अगर हमारी if की कंडीशन ट्रू होती है देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर हमारी if की कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन हमारा कंट्रोल ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसको हम फ्लो चार्ट के जरिए देख लेते हैं। फ्लो चार्ट आपको पता ही होगा, फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी भी चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। देखिए यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट बना के रखा है। फ्लो चार्ट होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए कुछ नोटेशंस होती हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज नोटेशंस, आपको इनको ध्यान में रखना है। जैसे ये डायमंड सिंबल है, ये रेक्टेंगल है और ये फ्लो लाइंस है। कंडीशन को हम ऑलवेज डायमंड सिंबल में राइट करते हैं और जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम रेक्टेंगल में राइट डाउन करते हैं। तो हम साथ ही साथ फ्लो चार्ट्स भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इसकी कंडीशन हमने लगाई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ कंडीशन बिकम्स फॉल्स देन कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द ब्लॉक एंड कंपाइल द नेक्स्ट स्टेटमेंट। कंट्रोल क्या करेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंटों को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर ये ट्रू हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट तो इसके बाद भी एग्जीक्यूट होनी है, कंपल्सरी है। आइए एक प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, हेडर फाइल्स लगाई, देन मेन फंक्शन लगाया, देन इंट ए में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रिंट एफ में एंटर ए लिखा, स्कैन एफ कराया उसको। इफ ए, प्रिंट एफ में क्या लिख दिया, इनसाइड इफ, ब्लॉक क्लोज किया, बाहर क्या लिखा, आउटसाइड इफ, देन गेट सी एच। अब यहां पर क्या होगा, आउटपुट इसकी कैसे आएगी, देखिए मैंने आउटपुट भी बना रखी है। देखिए एंटर ए, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एंटर ए की वैल्यू मैंने क्या एंटर की, 5। देखिए जैसे ही मैंने 5 एंटर किया इसका मतलब क्या बन गया, इफ 5। अगर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू देते हैं तो इफ 5 का मतलब क्या है, ट्रू। अगर ये ट्रू होती है वैल्यू देन कंपाइलर हमारा इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और हमें मैसेज देगा इनसाइड इफ, और देन जब बाहर आ जाएगा तो आउटसाइड इफ आना ही है। अगर एंटर ए में मैं ए की वैल्यू 0 एंटर करती तो इफ 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो कंपाइलर यहां से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता और यहाँ पे क्या आ जाता, आउटसाइड इफ। तो आप 0 के बिना अगर कोई भी वैल्यू एंटर करोगे तो आपकी आउटपुट ट्रू आएगी, और अगर ए की वैल्यू 0 एंटर करोगे तो आपकी आउटपुट फॉल्स आएगी। जब ट्रू होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और जब फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगी। अब इन ब्रेसेस की बात कर लेते हैं। इनका मतलब होता है कि ये हमारा इफ का ब्लॉक है। अगर आप ये ना भी लगाओ तब भी चलेगा, बट अगर आपके इफ में एक स्टेटमेंट है तो ओके है, ना लगाओ तब भी चलेगा। बट अगर आपके इफ के अंदर 3, 4, 5 मोर देन 1 स्टेटमेंट्स है तो आपको ये ब्रेसेस लगानी कंपल्सरी है। इफ का ब्लॉक बनाना कंपल्सरी है। अगर आप बिना ब्लॉक बनाए 5-4 स्टेटमेंट्स लगा देते हो तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इफ में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को मानेगा, वो बाकी को इफ से बाहर कर देगा। देन अगर आप मोर देन 1 स्टेटमेंट लगाते हो तो आपको ब्लॉक बनाना कंपल्सरी है। अगर आप एक स्टेटमेंट लगाते हो तो आपको ब्लॉक बनाना कंपल्सरी नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप हर टाइम ब्लॉक बनाएं, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। हेडर फाइल्स लगाई, मेन इंटीजर में मैंने मार्क्स ले लिए, प्रिंट एफ में मैसेज दिया एंटर मार्क्स, स्कैन एफ में उनको इनपुट करा लिया। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, देखिए यहां पर मैंने क्या यूज किया, रिलेशनल ऑपरेटर। हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे, हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू।
तो हम यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन 90। मार्क्स अगर मैंने 92 एंटर कर दिए तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई और कंपाइलर की ब्लॉक में एंट्री हो गई। क्या आया प्रिंटफ में, हमें क्या आया, फर्स्ट डिवीजन एलिजिबल। और उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी है वो एग्जीक्यूट होंगी। नॉट एलिजिबल लिख दो, से गुड बाय लिख दो, जो भी आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। अब अगर मैंने मार्क्स 89 एंटर किए तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो फॉल्स हो रही है तो कंपाइलर यहाँ पर आएगा, इस लाइन को प्रिंट नहीं कराएगा। कंपाइलर क्या बोलेगा, नॉट एलिजिबल, से गुड बाय। अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन की जगह मार्क्स लेस देन 90 भी डाल सकते हैं। अब इसमें 90 नंबर नहीं आएगा। अगर आप 90 को भी चेक करना चाहते हो तो लेस देन इक्वल टू डाल सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू डाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं इक्वल टू के बारे में। अब देखिए, अगर मैंने कंडीशन में लिख दिया मार्क्स इक्वल टू 70, अब अगर मैं मार्क्स एंटर करूंगी, अगर मैं मार्क्स अपने 70 एंटर करूंगी देन मेरी कंडीशन ट्रू होगी और मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं 70 के बिना कोई भी एंटर करूं, वेदर इट इज 71, वेदर इट इज 69, कुछ भी हो, तो मेरा ब्लॉक जी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हो जैसे मैंने लिखा, इफ नॉट मार्क्स, ये मैंने ब्लॉक बना लिया। देखिए, मान लीजिए मैंने मार्क्स की वैल्यू 25 दे दी। अब यहां पर मार्क्स की वैल्यू क्या है, 25। 25 का मतलब क्या है, ट्रू। अगर मैंने नॉट लगा दिया तो मेरा ट्रू कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में, तो हमारी 1 से क्या बन जाएगी, 0। अगर 0 बन गई तो मेरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर मैं मार्क्स की वैल्यू दे दूं 0, मार्क्स की वैल्यू मैंने 0 दी, तो आगे मैंने क्या लगा रखा है, नॉट 0। नॉट 0 का मतलब क्या है, 1। तो जब 1 बन गया तो ये मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपको ऑल थिंग्स डिटेल में क्लियर हो गई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन सभी प्रोग्राम्स का प्रैक्टिकल करेंगे और हम इफ एल्स इफ इन सभी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।